हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, आपकी क्लास 12 बायोलॉजी बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हमारे सामने स्क्रीन पर है, राइट। इट इज आस्किंग डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच। तो कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, कैमोफ्लेज, म्यूचुअलिज्म और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, राइट। यहाँ पर इन टर्म्स को हम पहले डिफाइन करेंगे और साथ के साथ एक एग्जाम्पल भी उनका देते जाएंगे। सो फर्स्ट टर्म मैं आपके सामने लिख रही हूँ यहाँ पर कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म बच्चों एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज तो होती है एट बेनिफिट एंड द अदर स्पीशीज इज अनअफेक्टेड। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं तो ये पॉजिटिव और न्यूट्रल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट्स एन इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड and other is unaffected. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन में सॉल्व किया है एग्जाम्पल, कि जो मैंगो ब्रांच के ऊपर ऑर्किड ग्रो कर रहा है, दैट्स एन एपीफाइट। एपीफाइट मीन्स प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा प्लांट है, लेकिन किसी भी तरीके से ये ऑर्किड प्लांट मैंगो प्लांट को हार्म नहीं कर रहा है। इट्स नॉट अ पैरासाइट। वो सिर्फ उसके ऊपर इसलिए क्लाइम किया है सो दैट उसको ज़्यादा बेटर मॉइस्चर मिल सके, एयर मिल सके, क्योंकि बेसिकली वो अपना सारा न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से ही ऑब्टेन करने वाला है, बीइंग एन एपीफाइट। तो इसमें मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्किड का फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, सो वील जस्ट मेंशन द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्किड प्लांट growing over a mango branch is an example of commensalism. Over a mango branch is an example of commensalism. Second, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफ पैरासाइटिज्म। तो वापस क्वेश्चन में जाएं तो सेकंड हमसे टर्म पूछी गई है पैरासाइटिज्म, राइट। पैरासाइटिज्म, तो पैरासाइटिज्म तो बच्चों एक कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। एक का फायदा होगा और दूसरे का नुकसान। जो पैरासाइट होगा उसका फायदा होगा, जो होस्ट होगा वो स्लोली हार्म होता जाएगा, वीक होता जाएगा, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा एंड इट विल डाई। ओके, तो डायरेक्ट किलिंग नहीं होगी, स्लोली पैरासाइट हार्म करेगा होस्ट को, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज where one of them is benefited and in bracket I am writing किसका benefit होगा? Obviously parasite, right? One of them is benefited and other is harmed. Bracket में I am writing who is harmed? Host organism, right? फॉर एग्जाम्पल, एक मलेरियल पैरासाइट की बात करें, राइट, प्लाज्मोडियम की बात करें, तो किसका नुकसान करता है? इट इज़ हार्मिंग ह्यूमन बींग, राइट। सो मलेरियल पैरासाइट एंड ह्यूमन बींग इज द एग्जाम्पल फॉर पैरासाइटिज्म। और इवन आप एक सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लाइस ऑन ह्यूमन हेड। सो लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल ओनली, वो सब रिलेट कर पाएंगे उस एग्जाम्पल से। ओके, मे बी कुछ बच्चों को क्लैरिटी ना हो मलेरियल पैरासाइट के बारे में, हुआ इन क्लास 11th और जिन्होंने अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है। सो यू कैन टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, लाइस ऑन ह्यूमन हेड, राइट। लाइस समझते हो, जुएं ह्यूमन हेड के ऊपर क्या करती हैं? पैरासाइट की तरह काम करती हैं, वीक करती हैं, ब्लड सक करती हैं, राइट। एंड देन नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज कैमोफ्लेज। थर्ड टर्म और टर्म नंबर C is basically camouflage. It is camouflage. तो camouflage टर्म आपने पहले भी सुना होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। camouflage मीन्स टू बी ऑफ द सेम कलर एज द इन्वायरमेंट। जैसे हमारी आर्मी की जो ड्रेस है, इट इज़ लाइक दैट कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो किसी को दूर से नज़र ना आए, राइट। अनटिल अनलेस कोई बहुत पास आएगा उसको पता नहीं चलेगा कि ये कोई पत्ते हैं या ये कोई
पानी है, राइट? तो उस अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी ड्रेस जो है, हमारी जो यूनिफॉर्म है, उसको रखा है। तो सिमिलरली कुछ ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली एनिमल्स, ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ कैमोफ्लेज करते हैं। दे ट्राई टू ब्लेंड विद द इन्वायरमेंट, बिल्कुल सेम कलर, सेम पैटर्न शो करेंगे जैसा कि इन्वायरमेंट का है, सो दैट वो वहाँ से ईजिली प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को फ्रॉम दी प्रेडेटर्स। बेस्ट एग्जाम्पल आप सबने स्टिक इंसेक्ट देखा होगा, जो बिल्कुल एक स्टिक की तरह नज़र आता है, राइट? ऐसा लगेगा कि एक स्टिक ही लगी हुई है, बेसिकली सॉइल के ऊपर गिरी हुई है या ट्री के ऊपर चिपकी हुई है, बट एक्चुअल में वो एक इंसेक्ट है। ओके, सो दैट्स कैमोफ्लेजिंग। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन organism, it is the ability of an organism to blend with its environment, to blend with its environment, blend with its environment and remain protected, remain protected there, and remain protected in the environment. For example, stick insect. For example, stick insect. Okay. Next term is mutualism. Term number D we are discussing now, that is mutualism. तो म्यूचुअलिज्म का लिटरल मीनिंग समझे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में, म्यूचुअलिज्म मीन समथिंग विच इज़ म्यूचुअल बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जो कि दोनों की सहमति से हुआ हो, राइट? तो एक ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें दोनों का ही फ़ायदा है। दो स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्ट करेंगी, दोनों को ही फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, लाइकन एक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और फंजाई एक म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, एक म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं। एल्गी फिक्स करता है फूड फॉर द फंजाई एंड इन रिटर्न फंजाई प्रोवाइड करता है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द एल्गी टू ग्रो बेटर। ओके, तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही स्पीशीज का फायदा है। इंटरैक्शन in which both the species are at benefit to each other, in which both the species are at benefit to each other. For example, in a lichen, right, algae fixes food for the fungi, and in return fungi provides or fixes minerals from the soil for the algae, right? तो ये हो गई हमारी म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। लास्ट टर्म इज इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ई टर्म इज इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है आपको ये टर्म पढ़ के, इंटरस्पेसिफिक, इंटर मीन्स बिटवीन, स्पेसिफिक मीन्स टू स्पीशीज, राइट? इंटर मीन्स बिटवीन एंड स्पेसिफिक मीन्स टू स्पीशीज, राइट? दो स्पीशीज के बीच में जो इंटरैक्शन होगी, राइट? स्पेसिफिक मीन्स स्पीशीज, राइट? तो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होगी जिसमें दोनों का ही नुकसान होगा। वाई? बिकॉज दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में है, तो कोई भी अच्छे से रह नहीं पाएगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक डोमिनेटिंग स्पीशीज़ ने एक इन्फीरियर तरह की स्पीशीज़ को टोटली इरेडिकेट कर दिया। एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एबिंगडोज, जो टॉर्टोइज है, राइट, इन दी एबिंगडन टॉर्टोइज इन दी गैलापागोस आइलैंड, राइट, वो टोटली उसकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई आफ्टर गोड्स वर इंट्रोड्यूस। तो गोड्स और एबिंगडन टॉर्टोइज का जो फूड था वो कॉमन था। गोड्स की जो
गोट्स की जो ग्रेजिंग कैपेसिटी थी, राइट, जो ग्रेज करने की कैपेसिटी थी, जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा था, जिसके कारण एबिंगडन टॉर्टोइज को खाना नहीं मिल पाया और एबिंगडन टॉर्टोइज वहाँ से क्या हो गया, टोटली इरेडिकेट, टोटली एक्सटिंक्ट. ओके, सो लेट्स राइट अबाउट इट. what is interspecific competition? What is interspecific competition? So it is the interaction between two species where both of them are affected. For example, Abingdon tortoise population got extinct from Galapagos Island when goats were introduced into the area. Right? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में गोट्स वर सुपीरियर स्पीशीज इन ग्रेजिंग, इसीलिए वो इरेडिकेट कर पाए एबिंगडन टॉर्टोइज को. मीन्स इतनी हार्मफुल हो सकती है ये रिलेशनशिप ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्पीशीज, राइट. बट ज़रूरी नहीं है हर केस में एक्सटिंक्शन होना ज़रूरी है. कई केसेस में देर इज डिविजन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल, रिसोर्स पार्टीशन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेज, राइट. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन की सारी टर्म्स समझ में आए, एग्जाम्पल समझ में आए. इफ इट इज सो, hit the like button, share this session with your friends and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time. Take care.